हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैतन्य क्लासेस। आज इस वीडियो में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे अव्यय के बारे में। अव्यय जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हिंदी ग्रामर का। काफ़ी बार इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो अव्यय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अव्यय के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पेपर में किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अव्यय से रिलेटेड। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें से अव्यय कौन सा है वो बताना है। दूसरा जो होगा वो पूछा जाएगा अव्यय के प्रकार या अव्यय के भेद से रिलेटेड, जो मतलब पूछा जाएगा कि ये अव्यय किस प्रकार का है, कौन सा इसका भेद है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि अव्यय जो आपसे पूछा जाएगा अव्यय से कि अव्यय में से कौन सा है, उससे रिलेटेड भी आपसे दो तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक होता है जिसमें आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा शब्द अव्यय है। दूसरा तरीका ये है कि आपको एक सेंटेंस दे देगा और उसमें से पूछेगा कि इस पूरे सेंटेंस में कौन सा शब्द जो है अव्यय है। तो आपको दोनों ही तरीके से पहचानना आना चाहिए कि अव्यय कैसे आप पहचानोगे। ठीक है, तो मैं अभी आपको थोड़ा सा बताती हूँ, उसके बाद मैं जो अपना टॉपिक शुरू करूँगी अव्यय के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ पहला क्वेश्चन क्या है, आपको किस तरीके से छांटना है कि अव्यय क्या है। अब हमें पता है, मैंने अभी आपको अव्यय नहीं पढ़ाया और आपको नहीं पता पेपर में कि अव्यय क्या होता है, तो आप किस तरीके से मतलब आप पहचानोगे कि अव्यय क्या है। ये जो ट्रिक है ये सिर्फ अव्यय के लिए नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में एक टॉपिक ऐसा होता है जो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन उसके अलावा हमने बाकी टॉपिक्स करे हुए हैं और ऑप्शंस में ऐसा होगा कि आप एलिमिनेशन मेथड लगाओगे। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है कि आप उनको देखोगे कि ये अव्यय से रिलेटेड नहीं है, तो आप उसको कट करते जाओगे और एट द एंड आपके पास एक ऑप्शन बचेगा जो डेफिनेटली राइट आंसर आपका होगा। जैसे सपोज आपके सामने ये पहला ही क्वेश्चन है और आपके सामने एग्जाम में पूछ लेता है वो कि इसमें से बताना है कि अव्यय कौन सा शब्द है। आपको नहीं पता अव्यय क्या है, लेकिन हमने संज्ञा पढ़ा है, हमने सर्वनाम पढ़ा है, हमने विशेषण पढ़ा है। तो हम देखेंगे पहला शब्द क्या है, चीता। अब हमें पता है चीता क्या है, हमारी संज्ञा है। मैं पहले बता चुकी हूँ आपको संज्ञा, जब मैंने पढ़ाया था कि चीता क्या है, हमारी जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद हमने पढ़ा आप क्या है, हमारा सर्वनाम है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद पानी क्या है, हमारी संज्ञा है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। चौथा ऑप्शन बचता है उधर। अब हमें ये पता चल गया कि जो पहले 3 ऑप्शन है हमारे, ये तीनों ऑप्शन जो है हमारे अव्यय नहीं है, क्योंकि इनमें से 2 ऑप्शन हमारी संज्ञा है, एक ऑप्शन हमारा क्या है, सर्वनाम है। तो जो चौथा ऑप्शन बच गया वो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो गया, अव्यय हो गया। इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। हमें नहीं पता था अव्यय क्या होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें आंसर पता चल गया कि चौथा ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको ये मेथड अप्लाई करना है वहाँ एग्जाम में। जब भी आपको कोई टॉपिक सपोज नहीं आता, आपको ऑप्शन में एलिमिनेशन मेथड लगाना है। ज़रूर 99% जो है आपके क्वेश्चन यहाँ से भी सॉल्व हो जाते हैं इस तरीके से भी। कई बार क्या होता है हमें एक टॉपिक याद भी नहीं आता, लेकिन हम एलिमिनेशन मेथड से जो है इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, अव्यय आपसे पूछ लिया जाएगा, एक बार एक आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें भी आपसे अव्यय पूछ लेता है। तो देखो, सेंटेंस में बताने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि सेंटेंस में आप कैसे पता लगा सकते हो कि अव्यय होगा या नहीं। इससे पहले मैं आपको एक छोटे से 2 टॉपिक बताना चाहती हूँ शब्द और पद के बारे में। शब्द क्या होता है और पद क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। जब कोई एक सिंगल वर्ड आ जाता है, अकेला कोई आ जाता है, उसको हम शब्द बोलते हैं। यानी जब अकेला आ जाता है, अकेला इस्तेमाल होता है, कोई पूरा वाक्य नहीं है, अकेले तौर पे कोई आता है शब्द, तो उसको हम शब्द ही कहते हैं। जब अकेला आ जाए तो वो क्या होगा, शब्द। लेकिन जब पूरा आपके पास वाक्य आ जाए, जैसे यहाँ पर वाक्य क्या है, राधा नाच रही है, तो यहाँ पर जो राधा शब्द होगा अब वो शब्द नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। इसी तरीके से जो नाच शब्द है ये भी शब्द नहीं कहलाएगा, पद बन जाएगा। और रही है भी आपका क्या बन जाएगा, पद बन जाएगा। अगर वो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले, खाली लिखा हुआ आ जाए कि राधा क्या है, तो आप बोलोगे राधा क्या है, शब्द है। लेकिन अगर वो आपको पूरा वाक्य दे दे इस तरीके से और अब पूछ ले कि इसमें राधा शब्द क्या है, तो अब राधा शब्द शब्द नहीं कहलाएगा। जो शब्द है वो क्या बन जाएगा, पद बन जाएगा। वाक्य में आते ही शब्द जो है पद में बदल जाता है। तो इतने चीज़ ध्यान रखनी है, जब शब्द वाक्य में आ जाए तो वह पद बन जाता है। ठीक है। और हमारी हिंदी में जो पद है वो 5 प्रकार के होते हैं। एक होती है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय।
यानी किसी भी वाक्य में जो हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिन शब्दों के माध्यम से हम कोई भी वाक्य बनाते हैं हिंदी में, तो उसमें हम सिर्फ 5 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ठीक है, संज्ञा हम पढ़ चुके हैं, सर्वनाम हम पढ़ चुके हैं, विशेषण हम पढ़ चुके हैं, क्रिया हम पढ़ चुके हैं। हमने अव्यय नहीं पढ़ा और ना हमें इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी। और पेपर में आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछ ले कि बताइए कि इस वाक्य में अव्यय क्या है। ठीक है, तो हमने क्या है, संज्ञा पढ़ रखी है और हमें पता है कि सीता क्या है, हमारी संज्ञा है। उसके बाद हमने क्रिया भी पढ़ रखी है और हमें पता चल गया कि गई जो शब्द है वो क्या है, हमारी क्रिया है। अब बच गया शब्द हमारा उधर, तो ये क्या बच गया, हमारा अव्यय। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आप एलिमिनेशन की मेथड से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और पता लगा सकते हो इस तरीके से। कई बार आप, वही बात है कि आपने 3 से 4 टॉपिक पढ़े हैं, आपका जो 5वां 6वां टॉपिक है वो आपका रह गया, लेकिन आप इस तरीके से जो एलिमिनेशन मेथड लगा के भी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बस आप, हमें ये पता है कि पूरे वाक्य जो है वो किससे मिलकर बना होता है, 5 पदों से मिलकर बना होता है। ये भी आप ध्यान रख सकते हो कि पद 5 होते हैं और हमें पता है कि 5 पदों में से ये हमारी संज्ञा है, ये हमारी क्रिया और बच गया हमारा शब्द उधर, तो ये हमारा क्या होगा, अव्यय। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं अव्यय के बारे में। ये सिर्फ मैंने आपको एक बताना था कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पेपर में। अब जो हमारा मेन टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं कि अव्यय होता क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे अव्यय के भेद के बारे में, जिससे रिलेटेड भी आपसे काफ़ी बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये अव्यय है ये किस प्रकार का अव्यय है। तो पहले हम बात करते हैं अव्यय के बारे में। अव्यय क्या है, एक अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द क्या होते हैं, जो बदलते नहीं हैं, यानी जिनसे लिंग वचन के बारे में पता नहीं चलता। विकारी वो होते हैं जिनका लिंग वचन बदला जा सकता है, जो शब्द बदल जाते हैं, लेकिन अविकारी होते हैं जिनसे लिंग या वचन नहीं पता चलता, जिनके लिंग या वचन का, या जिनके लिंग वचन नहीं बदल सकते। अब अव्यय का है, अव्यय क्या है, एक अविकारी शब्द है, एक ऐसा शब्द जिसका लिंग वचन हम नहीं पहचान सकते, क्योंकि हमने यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किया है अविकारी। ठीक है, तो इससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि अव्यय क्या है, जिसके बारे में हम नहीं बता सकते कि उसका लिंग क्या है, उसके वचन क्या है, उसके बारे में हम नहीं बता सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे। एक एग्जाम्पल लिखा मैंने लड़का, उसके बाद मैंने एक एग्जाम्पल लिखा परंतु। ठीक है, तो यहाँ पर जो शब्द है लड़का, उसका मैंने लिंग बनाकर देखा तो मेरे को पता चला लड़का का लिंग होता है लड़की, और मैंने उसका वचन भी बनाकर देखा, मुझे पता चल गया कि लड़के का जो वचन होता है वो लड़के होता है। तो यहाँ पर हमारा जो है लड़का का लिंग भी बन गया, लड़के का वचन भी बन गया, तो इस तरीके से तो ये हमारा अव्यय नहीं हुआ लड़का शब्द। उसके बाद मैंने एक और शब्द लिया परंतु। अब मैं परंतु का जब लिंग बनाने लगी तो मुझे नहीं पता चला कोई भी उसका लिंग, और परंतु का मैं जब वचन बनाने लगी तो मेरे को पता चला कि परंतु का कोई वचन भी नहीं है। तो इस तरीके से जो है, इससे हमें पता चला कि परंतु शब्द क्या है, हमारा अव्यय है। तो आप इस तरीके से पहचान सकते हो कि जिन शब्दों के लिंग और वचन बदल जाएंगे वो अव्यय नहीं होंगे, और जिनके लिंग और वचन नहीं बनेंगे वो अव्यय होंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह परिवार सहित घूमने गया। तो इस वाक्य में क्या है, वह सर्वनाम है, परिवार संज्ञा है, घूमने गया हमारी क्या बन गई, क्रिया। तो एक शब्द बच गया हमारा सहित, तो ये क्या हो गया, हमारा ऑटोमेटिकली अव्यय हो गया। क्योंकि हम बाकी टॉपिक्स जो हैं अच्छे से पढ़ चुके हैं और हमें पता चल गया कि ये सारी चीज़ें संज्ञा सर्वनाम विशेषण है, तो जो जो हमारा एक शब्द बच गया वो क्या हो गया, हमारा अव्यय। और आप देख सकते हो कि जो सहित शब्द है इसका ना तो कोई लिंग बदलता है ना इसका वचन बदलता है। उसके बाद जैसे अगला वर्ड है रमेश। रमेश क्या है, हमारी संज्ञा, आया होगी जो है वो क्या होगी, क्रिया हो गई। उसके बाद है और शब्द, उसके बाद सुरेश फिर से संज्ञा, और गया भी हमारी क्रिया हो गई। तो एक शब्द इसमें इस्तेमाल हुआ और, ना जिसके हम लिंग कह सकते ना हम जिसका वचन कह सकते, और जो है ये ना तो कोई संज्ञा है, ना कोई सर्वनाम है, ना ही विशेषण है, ना ही क्रिया है। तो इस तरीके से और शब्द क्या हो गया, आपका अव्यय हो गया इस वाक्य में। आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जितने भी कंजक्शंस होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, आपने पढ़ा होगा कंजक्शंस, मैंने वीडियो भी डाली थी कंजक्शंस के ऊपर, तो वो सारी क्या होती हैं, वो सारे अव्यय होते हैं। जितनी भी कंजक्शंस क्या होती हैं, जो 2 वाक्यों को या 2 शब्दों को जोड़ती हैं आपस में, जैसे किंतु, परंतु, तथा, यथा, ये जो सारे शब्द होते हैं ये क्या है, 2 शब्दों को या 2 वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। तो जितने भी कंजक्शंस होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, हमारे अव्यय कहलाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो यहाँ पर वाह शब्द जो है वो क्या हो गया, आपका अव्यय हो गया।
ठीक है। अब हम बात करेंगे अव्यय के प्रकार के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। इससे पूछा जाता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन। 90% क्वेश्चन जो है आपके यहीं से पूछे जाएंगे कि ये कौन सा अव्यय है। अव्यय के जो है हमारे अब टोटल 4 प्रकार हैं। वो 4 प्रकार कौन से हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात आती है क्रिया विशेषण अव्यय। जो क्रिया विशेषण होते हैं वो अव्यय का ही एक पार्ट होता है। काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता होता है कि क्रिया विशेषण जो है वो अव्यय का ही एक प्रकार है। उसके बाद बात होती है संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय बोधक अव्यय। विस्मय बोधक अव्यय जो है सबसे इजी है, क्योंकि इसमें आपको एक निशान देखना है, एक्सेलेरोमीटर का जो आपका साइन आता है, जहाँ पर भी इस तरीके का निशान आ जाए वो क्या है, विस्मय बोधक अव्यय होता है। बाकी इसको अब अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम 2 अव्यय डिस्कस करेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध बोधक अव्यय। उसके बाद हम ये दोनों बचे हुए अव्यय को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध बोधक अव्यय के बारे में। क्रिया विशेषण से पता चल रहा है जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताएं वो क्या होंगे, क्रिया विशेषण। यानी जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। संबंध बोधक अव्यय कौन से होंगे, वे शब्द या वे अव्यय जो संज्ञा के बाद आकर उसका संबंध दूसरे शब्दों से करवाते हैं। यानी जो संज्ञा के बाद जो शब्द आते हैं और वो शब्द संज्ञा का ही किसी और से संबंध बताएं दूसरे शब्दों से, वो क्या होंगे, आपके संबंध बोधक अव्यय होंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अब यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान से समझना है। मैंने पहला एक सेंटेंस लिया, वह पार्क तक गया। यहाँ पर जो पार्क शब्द है वो हमारी संज्ञा है, हमें पता है, ठीक है। संज्ञा के बाद जो शब्द प्रयुक्त हुआ तक। अब जो ये शब्द तक हमने इस्तेमाल किया, ये किसके साथ अपना रिलेशन बता रहा है, ये संज्ञा के साथ ही तो रिलेशन बता रहा है, क्रिया के साथ थोड़े बता रहा है। हम ये कह रहे हैं कि वह जो है पार्क तक गया, मतलब कहाँ तक गया, पार्क तक गया। पार्क क्या है, हमारी संज्ञा। तो ये जो तक शब्द है, ये जो हमारा अव्यय है तक, ये किससे विशेषता बता रहा है, यानी किससे संबंधित है, ये पार्क से संबंधित है, यानी संज्ञा से संबंधित है। और जो अव्यय संज्ञा से संबंधित होते हैं वो कौन से होते हैं, संबंध बोधक अव्यय। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल क्रिया विशेषण का, जैसे सीता वहाँ नाचती है। तो यहाँ पर क्रिया क्या है, नाचती है। और वहाँ शब्द जो है किसकी विशेषता बता रहा है, सीता की बता रहा है या नाचती की बता रहा है। वहाँ शब्द जो है नाचती की विशेषता बता रहा है, ठीक है, कि जो सीता है वो कहाँ नाच रही है, वहाँ पर नाच रही है। तो वहाँ जो अव्यय है वो नाचने की विशेषता बता रहा है, नाचने से उसका संबंध है, यानी, और नाचना क्या है, क्रिया है। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है वो क्या होंगे, हमारे क्रिया विशेषण होंगे। जैसे अगला एग्जाम्पल देखिए, तुम धीरे धीरे बोलते हो। तो यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ धीरे धीरे, वो हमारा क्या हो गया, अव्यय हो गया, क्योंकि तुम है सर्वनाम, बोलते हो आगे क्रिया, तो एक ही शब्द बचा हमारा धीरे धीरे, वो हो गया हमारा अव्यय। अब हमें नहीं पता कि ये अव्यय कौन सा है, कैसे पहचानोगे। धीरे धीरे जो है तुम के बारे में बता रहा है या बोलने के बारे में बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, बोलने की विशेषता ही तो बता रहा है ना, कि वो बोलता है, लेकिन किस तरीके से बोलता है, धीरे धीरे बोलता है। तो ये उसके बोलने की विशेषता है, और बोलना क्या है, उसकी क्रिया है। तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ देखिए, मछली पानी के बिना नहीं रह सकती। मछली शब्द क्या है, हमारी संज्ञा है। पानी क्या है, हमारी संज्ञा है। उसके बाद नहीं रह सकती, ये हमारी क्या है, क्रिया हो गई। अब एक शब्द बच गया के बिना। के बिना हमारा अव्यय बन गया, क्योंकि और तो कुछ बन नहीं रहा ये के बिना। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो के बिना अव्यय है हमारा, ये किस तरीके का अव्यय, आप कैसे पहचानोगे। अब आप देखो, के बिना मछली के बारे में बता रहा है, या पानी के बारे में बता रहा है, या क्रिया के बारे में बता रहा है। तो आप सबको पता है कि पानी के बिना की बात हो रही है, यहाँ पर पानी की बात हो रही है, यानी संज्ञा की बात हो रही है, संज्ञा से संबंधित है। और जो संज्ञा से संबंधित होते हैं वो कौन से होते हैं, संबंध बोधक अव्यय। तो इस तरीके से आपको पहचानना है कि कौन सा जो है संबंध बोधक अव्यय है या कौन से क्रिया विशेषण अव्यय है। आप एक और तरीके से जान सकते हो इनको, जैसे आप ये एग्जांपल देखो, सीता वहाँ नाचती है। अगर मैं इस अव्यय को हटा दूँ, ठीक है, मैं लिखूँ सीता नाचती है, तो इस चीज़ का जो है नाचने पर, मतलब सीता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब वाक्य का मीनिंग अभी भी पूरा पूरा निकल रहा है, सीता नाचती है। अब मैं यहाँ से ये शब्द हटा दूँ,
तुम बोलते हो, तो ये मीनिंगफुल वर्ड निकल रहा है, यानी इसका तुम पर कोई असर नहीं पड़ा, सीता पर कोई असर नहीं पड़ा। जब हमने इस शब्द को हटाया, इन दोनों जब शब्दों को हमने हटाया, तो इसका जो है संज्ञा पर कोई असर तो पड़ा ही नहीं, क्योंकि अभी भी हमें एक मीनिंगफुल वर्ड निकल रहा है। तो यानी ये क्रिया विशेषण है, मतलब संज्ञा पर तो कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा, यानी संबंध बोधक ये नहीं है। इसका इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है? नाचने पर और बोलने पर पड़ रहा है। जब हमने इन शब्दों को गायब करा तो इसका संज्ञा पर तो कोई असर पड़ा ही नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये शब्द हटा दें, ठीक है, और ये शब्द हटा दें, तो इसका जो असर पड़ेगा सीधा संज्ञा पर पड़ेगा। वह पारक गया, पारक तक गया, ठीक है। यहाँ पर था मछली पानी नहीं रह सकती, कोई मीनिंग नहीं निकला, ठीक है। अब अगर मैं जब यहाँ पर मैंने ये वर्ड ही हटा दिया के बिना, तो हमारा कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा। पानी नहीं रह सकती, कोई मीनिंग नहीं निकला यहाँ पर। तो पानी के बिना नहीं रह सकती, तो यानी पानी से संबंधित आएगा ये वर्ड हमारा, ठीक है। इसीलिए पानी क्या है? हमारी संज्ञा, और संज्ञा से संबंधित आ गया, इसलिए संबंधबोधक अव्यय। तो इस तरीके से आपको दोनों जो है समझने हैं, और इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कौन सा अव्यय है। अब बचते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं उससे पहले, जिसमें एक से ज़्यादा अव्यय का इस्तेमाल हुआ है। जैसे वह कक्षा के भीतर अधिक बोलती है, तो यहाँ पर दो अव्ययों का इस्तेमाल किया गया है, एक है के भीतर और दूसरा है अधिक। अब आपने देखा कि यहाँ पर वह क्या है? सर्वनाम है, कक्षा क्या है? संज्ञा, बोलती है जो है क्रिया होगी, क्रिया हो गई। अब यहाँ पर दो शब्द रह गए, के भीतर और अधिक। इन दोनों शब्दों के ना तो लिंग है ना ही वचन है, यानी दोनों ही क्या है? हमारे अव्यय हैं। अब हम बात करते हैं पहले शब्द के भीतर के बारे में। के भीतर किससे संबंधित है? कक्षा के भीतर की बात हो रही है ना, यानी कक्षा से संबंधित है। और कक्षा क्या है? हमारी संज्ञा। और जो संज्ञा से संबंधित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संबंधबोधक कहलाते हैं। उसके बाद जो हमारा शब्द बचता है वो क्या बचता है? अधिक। अधिक किससे संबंधित है? यहाँ पर के भीतर से संबंधित है, कक्षा से संबंधित है, या बोलती? अधिक तो बोलती से संबंधित है ना, कि अधिक बोलती है, बोलना के बारे में बता रहा है कि वो अधिक बोलती है। और बोलना क्या है? हमारी क्रिया है, तो यानी ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, और जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इस तरीके से अधिक शब्द जो है वो क्या है? हमारा क्रिया विशेषण, और भीतर शब्द, के भीतर शब्द जो है हमारा संबंधबोधक अव्यय है। उसके बाद जो दो हमारे जो पार्ट बचते हैं, भेद बचते हैं अव्यय के, वो कौन कौन से? समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे कैसे समझना है। विस्मय बोधक में तो कुछ भी समझने का है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल है। जो शब्द जो है आश्चर्य के बारे में बताए, क्रोध के बारे में बताए, हर्ष के बारे में, दुख, घृणा, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं, वो कौन से होते हैं? विस्मय बोधक अव्यय होते हैं। जैसे इसमें जो है एक्सक्लेमेटरी का निशान इस्तेमाल होता है, इस तरीके का जो है निशान आएगा, साइन आएगा, जहाँ पर भी इस तरीके का निशान आ जाए वो विस्मय बोधक होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, हाय मैं मरा, तो इसमें एक मतलब बहुत ज़्यादा दुख की बात हो रही है, यहाँ पर हाय शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है। साथ ही साथ एक्सक्लेमेटरी का निशान जो है ये विस्मय बोधक का निशान भी इस्तेमाल किया गया है दोनों वाक्यों में। तो इस निशान से भी आप पहचान सकते हो कि ये क्या है? विस्मय बोधक अव्यय है। तो ये जो दोनों ही शब्द है, जैसे अगला वाक्य देखिए, वाह अति सुंदर दृश्य है, तो ये क्या है? दोनों ही शब्द आपके विस्मय बोधक अव्यय है। तो इसमें कुछ भी ज़्यादा समझने का नहीं है, आप इस तरीके से आसानी से इसको समझ सकते हैं। उसके बाद जो आखिरी बचता है वो क्या है? आपका समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होता है? जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के कार्य करते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से कंजक्शन जो हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, उसी को ही बोलते हैं, वो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, कंजक्शंस, ठीक है। जैसे सीता जा रही है और राम आ रहा है, तो यहाँ पर शब्द इस्तेमाल हुआ और। ये जो और शब्द है ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है, यहाँ पर सीता जा रही है, राम आ रहा है, तो ये जो शब्द और का इस्तेमाल हुआ ये क्या है? आपका समुच्चय बोधक अव्यय। यानी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, या दो शब्दों को जोड़ने के लिए, वो क्या होते हैं? आपके समुच्चय बोधक। जैसे अगला एग्जाम्पल देखिए, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, तो यहाँ पर शब्द का इस्तेमाल हुआ या। तो या क्या है? पहले वाले वाक्य को जोड़ रहा है और एक शब्द को जोड़ रहा है, कॉफ़ी लेंगे या चाय लेंगे, तो यहाँ पर जो या शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो क्या है? आपका समुच्चय बोधक। जितने भी कंजक्शंस होते हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे, तो वो क्या होते हैं? समुच्चय बोधक में आते हैं। जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, तथा, यथा, सर्व, तो, अवम, ये सारे क्या हैं? आपके समुच्चय बोधक अव्यय हैं। तो बहुत ही ईजी सा टॉपिक था ये अव्यय का, यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है।
तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। जो भी आपके डाउट हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नई नई वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेगी। थैंक यू।